बिहार में लोकसभा चरम की तरफ बढ़ रहा है और 7वें चरण में यानी आखिरी चरण में बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। ये चौथा चुनाव है काराकाट लोकसभा क्षेत्र का। अभी तक जितने सांसद बने हैं वे कुशवाहा जाति के हैं, इसलिए इसे काराकाट को कुशवाहा लैंड भी कहा जाता है। इस बार इंडिया की तरफ से राजाराम सिंह है भाकपा माले के प्रत्याशी, पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। जबकि एनडीए के तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं। तीसरा कोण बनाने पवन सिंह आए हैं और कई महिलाओं ने भी घोषित किया है, लेकिन अभी नामांकन नहीं हुआ है, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन कैंडिडेट होंगे। लेकिन ये दो नाम तो स्पष्ट हैं, उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजाराम सिंह की लड़ाई है। अब पवन सिंह इसे किस कोण में कहां तक ले जाते हैं देखना दिलचस्प होगा। हम आज बात करते हैं संभावित प्रत्याशी राजाराम सिंह जी से, जिनका चुनाव लड़ना तय है और इंडिया गठबंधन से है, महागठबंधन की तरफ से हैं, CPI-ML के पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, ओबरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब इस बार सांसद बनते हैं या नहीं ये जनता के हाथ में है। हम स्थानीय मुद्दों पर ही बात करेंगे और बिहार के संदर्भ में, बिहार की राजनीति के संदर्भ में बात करेंगे। सर, आपका फोर्स न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आप बिहार में इंडिया बनाम एनडीए को किस रूप में देख रहे हैं, किस तरह की लड़ाई है? बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और इंडिया गठबंधन की एकदम हवा बह रही है और धीरे धीरे हवा जो है आंधी का रूप ले रही है। आधार क्या है? यह बात जो आप कह रहे हैं कि आंधी बह रही है, हवा बह रही है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है जो मैं खुद काराकाट में देख रहा हूँ कैंपेनिंग करते हुए कि गांव के गांव लोग संविधान बचाने के सवाल पर, लोकतंत्र बचाने के सवाल पर, देश की खेती किसानों के साथ में रहे, हाथ में रहे, इस सवाल पर, और नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार बने, इस मुद्दे पर गांव के गांव जाति और पार्टी का घेरा तोड़ करके लोग एकजुट हो रहे हैं हम लोगों के पक्ष में खड़ा हो। लेकिन पार्टियों ने तो जाति का ही घेरा और औकात और हैसियत और समीकरण देखकर प्रत्याशी बनाए हैं 40 सीटों पर लगभग। उनके समीकरण टूट चुके हैं और वो बहुत सीमित होते चले जा रहे हैं। तो ऐसा तो सभी दलों ने किया है। प्रत्याशी चयन का आधार ही बिहार में जाति आधार है, किस जाति का किस सीट पर कितना वोट है ये आकलन किया जाता है। यहाँ तक प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं डमी की कौन किसका वोट काटेगा तो हमारा प्रत्याशी जीतेगा, ये तो दोनों तीनों तरफ से किया जा रहा है। तो फिर मुद्दे कहाँ हैं? पूंजीवादी विकास के दौर में ये माना जा रहा था कि जातिवाद खत्म होगा। अच्छा, फैक्ट्री में लोगों की जाति के आधार पर मजदूर वर्ग का आकलन नहीं होता। ये वेल्डर है, ये फीटर है, ये है, ये वो है, इस आधार पर उनका कैटेगराइजेशन होता है। लेकिन सच बात यह है कि आज के दौर में कॉरपोरेट घरानों ने, बड़े पूंजीवाद ने जाति को एक यूनिट के रूप में चुना है। जो भी पुरातन विचार हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनकी लूट के खिलाफ कोई लड़ाई बिल्डअप न हो सके। तो ये एक बेसिस है, जाति को यूनिट बनाने का ये एक कोशिश है। चुनाव में बिहार में जो लोकसभा का चुनाव है, जातिवादी समाज यहाँ का है, तो इस चुनाव में जाति या धर्म कितना बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं? मतलब मैंने आपसे कहा कि खास तौर से जब देश में जब तानाशाही बनाम लोकशाही का सवाल उठा है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल उठा है, करप्शन का सवाल उठा है, एम्प्लॉयमेंट का सवाल उठा है, तब ये सारे बैरियर्स टूटते हुए नजर आए हैं। और आज यही बैरियर टूटता हुआ हम देख रहे हैं। हम तो काराकाट में कम से कम इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि गांव का गांव, जाति और पार्टी, शहर और देहात, सबका घेरा टूट रहा है एक के बाद एक। बिहार में एनडीए को और इंडिया को कितनी सीटें जीतते हुए आप देख रहे हैं? 39 बनाम 1 रहा है 2019 में, इस बार कितना हो सकता है कि यह अनुपात उलट जाए? महागठबंधन को 39 और एनडीए को 1। जी। अब आते हैं हम काराकाट सीट पर। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव होते रहे, आपने तीनों पिछला चुनाव काराकाट का लड़ा। कौन से ऐसे 5 मुद्दे हैं जिस पर जनता को गोलबंद होना चाहिए? जैसे राष्ट्रीय मुद्दों में हमने आपको बताया, हम काराकाट पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे आपने बता दिया। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे में हमने सोन नहरों के सवाल को उठाया है। पहले भी लड़ाई लड़े, ये तो विगत 2 दशक से आपकी लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई लगातार जारी है और अगर हम जीतते हैं तो सांसद का पावर भी इस लड़ाई को एक मिल जाएगा।
तो अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई। नहरों के आधुनिकीकरण आज की तारीख के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण करो और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करो। बिहार सोन नदी के पानी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य रहा है। उस समय ऊपर में कोई डैम नहीं था, अब 2 डैम बन गए, मानसागर और रिहांद। वो तब पानी छोड़ते हैं जब सरप्लस वाटर उनके पास होता है, और उस पानी को रोक करके रखने का हमारे पास इंतजाम नहीं है। इसीलिए ये मांगे बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक वर्ष पानी को लेकर विवाद होता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? ये देखिए, निकलता नहीं है। देश में नदी जल बंटवारे के तहत जो समझौता है, जो ऊपर में है वो पानी रोक लेता है। आमतौर से समझौता तो है, समझौता है, लागू करना चाहिए, लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो छूटा हुआ पानी है, जो बह करके समुद्र में चला जाता है, हम भी रोकने का उसका उपाय करें, डैम बनावें, और उससे नहरों को और 2 थर्मल जो अब इसी पानी का हिस्सेदार हो गया है, उसको भी पानी दें और नहरों को भी पानी दें। दूसरा मुद्दा, एक समय ये इलाके में गर्मा फसल होती थी। गर्मा मतलब जैसे आपको धान की खेती होती थी चैत में भी, एक समय इतना पानी रहता था नहरों में। आज तो गेहूं के पटवन के लिए पानी का अभाव होने लगा है, धान के पटवन के लिए, आखिरी पटवन के लिए अभाव होने लगा है। इसलिए सोन नहरों का सवाल केवल 8 जिलों का सवाल नहीं है, ये बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था का सवाल है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, मान लीजिए कि हम लोगों ने असेंबली से प्रस्ताव पारित किया था 52 बीटा रेलवे लाइन का, आज तक वो अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ। ये मुद्दा है। डालमिया नगर उद्योग समूह को फिर से मतलब पुनर्जागृत करने का, ठीक से करने का, रेलवे का भी अधिग्रहण हुआ तो वो लटका रह गया, तो उसको दुरुस्त करने का सवाल है। विक्रमगंज में और अन्य जगहों पर भी कॉटेज इंडस्ट्री की मांग उठी है, उसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। जो थर्मल के इलाके हैं वहाँ पर रोजगार के प्रश्न हैं, प्रदूषण से गांव प्रभावित हैं, उनको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं। दाऊद नगर, नबी नगर हमारा पुराना इंडस्ट्रियल सेंटर रहा है, कुटीर उद्योग का खास तौर से, तो ये सब के रिवाइवल का मामला है। तो ये सब सवाल हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस बात में यकीन करते हैं कि जीतने के बाद यहाँ की जनता के साथ मिल बैठ करके हम एक पूरे क्षेत्र की प्लानिंग करेंगे, कार्य योजना बनाएंगे और 5 साल में उस पर अमल करेंगे। और उसका, जैसे हम दोनों बार असेंबली में रहे तो दोनों बार हमने पीपुल्स असेंबली लगा करके और लोगों को सारे काम का हिसाब, अपनी संपत्ति का हिसाब दिया, तो उसी तरह से पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद भी यह काम हम करेंगे। तो ये दूसरे लोगों को भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये देश के लिए कितना जरूरी है? जिस तरह से आपने दिया था हिसाब 2 बार और फिर आप कह रहे हैं कि सांसद बनेंगे तो हम हिसाब देंगे, तो ये सभी नेताओं पर या सभी राजनीतिक दल क्यों नहीं लागू करते हैं? सिर्फ CPI ML या राजा राम सिंह ही क्यों? देखिए, यहाँ की जनता से पॉपुलर मांग थी कि ये सीट इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए, तो ज़रूर इस क्षेत्र की जनता इस रास्ते को पसंद करती है। इस रास्ते से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को गढ़ने बनने का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। ये संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति नहीं है, तो इसको एक मान सकते हैं कि बाकी भी स्वीकार करना चाहिए लोगों को, लेकिन किसी को आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। आप एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप अपने गठबंधन में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। वो अपने आप में उठा हुआ है। क्षेत्र की जनता ने जो यहाँ डिमांड किया कि ये सीट माले को मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, बाद में महागठबंधन ने इसको स्वीकृति दी कि हाँ ये सही मांग है। आपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं तो गिना दी, यहाँ अगर आप सांसद बनते हैं तो आप कौन कौन सा काम, बड़ा काम क्या करेंगे? मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं कि इन सवालों पर हमारा संघर्ष रहेगा। दाऊद नगर को जिला बनाने के लिए, जैसे ये डिहरी दाऊद नगर का जिला बनाने का सवाल आया है, हाँ। राज्य सरकार के अधिकार में है, तो हम ये कहना चाहते हैं सांसद की अनुशंसा हो सकती है, लेकिन 24 का सवाल 24 में उठे, 25 का सवाल 25 में उठे, यही बेहतर है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी